हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया उसके हिसाब से सिर्फ एक ही ऐसा एंशिएंट क्रीचर है जो इन सभी चीज़ों से मेल खाता है, और वो है एक स्किन वॉकर। एक स्किन वॉकर? हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पुराने समय में नवाहो दंत कथाओं में एक कहानी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, और ये कहानी थी एक ऐसे शैतान के बारे में जो एक ख़तरनाक शिकारी था। वो जानवरों को और इंसानों को भी बेवजह मारता था, और आखिर में वो एक ऐसा शैतान बन गया जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना पूरी तरह मुर्दा। और अगर ये एक स्किन वॉकर है तो फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे तुम मुझसे लड़ सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें ये पक्का करना होगा कि वो सच में एक स्किन वॉकर ही है, किसी तरह का कोई मानसिक रोगी नहीं। क्योंकि ये कथाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, पर ये सच हो ये बात तो मैं भी विश्वास नहीं कर सकता। एक मिनट, आप कह रहे हैं इस कहानी में उस खाल का कुछ खास अहम किरदार है? तो उससे क्या होता है? जैसा कि मैंने सुना है, उस खाल को उड़ने के बाद ही वो बाप बेटे एक शैतान में बदल गए थे, और वो चाहते वो वैसे बन जाते थे। हो सकता है कि तुम्हारे केस में भी ऐसा हो रहा हो, अगर ये सच है तो। और अगर ये सच है तो वाकई में इसे पूरा होते हुए देखने में मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगर हम उस खाल को छुपा दें तो हो सकता है वो शैतान में ना बदल पाए, और अगर हम उस खाल को किसी तरह ख़त्म कर दें तो ये और भी बेहतर होगा। तुम जैसा भी करना चाहो, अगर तुम चाहो तो उसे चला सकते हो। मेरे ख़्याल में यही सबसे अच्छा तरीका होगा उसे छुटकारा पाने का। अगर वो खाल तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम उसे छुपाने की कोशिश भी करोगे, तब भी तुम ख़तरे में ही रहोगे। क्योंकि अगर एक बार वो खाल उस शैतान के हाथ पड़ गई, फिर उससे जीतना नामुमकिन हो जाएगा। और इसलिए हो सके तो जैसे ही मौका मिले तुम उस खाल को किसी तरह ख़त्म कर देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और इसके बाद आर्थर एक बार फिर से वापस अपने घर गया। जूलियस उसके साथ ही था। उसने जूलियस से कहा, जूलियस, तुम मेरे कमरे में ही रहोगे, हम एक साथ रहेंगे। मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि कोई तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए। हो सकेगा तो मैं पूरी रात जागूंगा। और जैसा कि मुझे अभी पता चला है, मैं तुम्हारे और अपने बिस्तर के आसपास नमक से एक गोल घेरा बना देता हूँ, ताकि कोई इसे पार करके हमें नुकसान ना पहुँचा सके। और इस कमरे के आसपास भी। ओह, अगर इससे कुछ होता हो सच में तो इससे बहुत मदद मिलेगी। मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, पर डर के मारे ठीक से सो भी नहीं सकता। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ यहाँ। तुम मुझ पर भरोसा करो जूलियस, और तुम आराम करो। तुमने मेरी सच में बहुत मदद की है, और मेरे भाई की भी, और मैं तुम्हारा ये एहसान किसी तरह नहीं चुका सकता। तो प्लीज़ आराम करो। और इसके बाद आर्थर ने अपने कमरे और अपने बिस्तर के आसपास नमक का एक गोल घेरा बना दिया, और उसके बाद वो भी सोने के लिए चला गया। वो लेटा हुआ था, पर एक बेचैनी की वजह से उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ पल के लिए अगर उसकी आंखें बंद भी होती तो अगले ही पल वो किसी भी खटके से या किसी आवाज़ से जाग जाता। और इसी तरह आर्थर की नज़र कमरे की खिड़कियों पर पड़ी, और कमरे की खिड़की पर उसने कुछ अजीब सा देखा। कुछ ऐसा जिसे देखकर अचानक ही उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो एक विशालकाय परछाई थी, जिसे देखकर आर्थर को वो ना किसी इंसान की परछाई लग रही थी और ना ही किसी आम जानवर की। वो एक बहुत ही अजीब परछाई थी। इसे देखकर उसके बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आर्थर के कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी और बाहर गलियारे में थोड़ा उजाला था, और इसलिए
साफ साफ उस चीज़ की परछाई आर्थर को नजर आ रही थी। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर उसी तरह लेटा रहा। घबराहट और डर की वजह से उसकी सांसें तेज चलने लगी थी और शरीर में एक तरह का कंपन होने लग गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। पता नहीं, अगर उस नमक के घेरे ने काम नहीं किया तो, अगर मैं भी हार गया तो। ये सारी बातें आर्थर के दिमाग में चल रही थी और वो बहुत घबराया हुआ था। कुछ देर तक वो परछाई उसी तरह खड़ी रही, पर कुछ देर बाद वो उल्टे पैर कहीं चली गई। आर्थर नहीं देख पाया वो कहाँ गई, पर इस घटना के बाद वो पूरी रात नहीं सो पाया। किसी तरह करवटें बदलते हुए उसने रात काटी और अगली सुबह जब वो उठा, उसने जूलियस की ओर देखा। जूलियस की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। वो भी उठा और उसके बाद उन दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। जब वो नाश्ता कर रहे थे तभी आर्थर के पिता वहाँ से गुजरे और उन्होंने जूलियस और आर्थर को एक साथ बैठे हुए देखा और उन्होंने कहा, ओह मिस्टर जूलियस, आप भी यही रहने लग गए हैं। बड़ी अजीब बात है। मुझे लगा कि आपके उन नमूनों के झुंड के साथ रह रहे होंगे। आर्थर, तुम्हें तो पता है ना, मुझे इन लोगों से सख्त नफरत है। हो सके तो मिस्टर जूलियस को जल्दी वापस उनके घर भेज देना। मुझे लगता है कि वो हमारे परिवार के मामलों में कुछ ज़्यादा ही टांग अड़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता डैड। मिस्टर जूलियस बहुत अच्छे इंसान हैं और स्टीफन के जाने के बाद मुझे ये घर बहुत मनहूस लग रहा है और इसलिए कुछ दिन मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। आपको इसमें कोई एतराज़ है? ओह, तो तुम भी बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसे हो, बिल्कुल वैसे ही बदमिजाज और ज़िद्दी। खैर, उसने जो करना था वो उसने किया और तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे मामले में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। आपके किस मामले में हमने टांग अड़ाई डैड? ये सुनने के बाद आर्थर के डैड कुछ नहीं बोले। वो खामोश होकर बस उन्हें घूरते हुए कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही वो कमरे से बाहर गए, आर्थर खिड़कियों के पास जाकर चुपचाप उन्हें देखने लगा। वो चलते हुए काफ़ी दूर चले गए। जब आर्थर को विश्वास हो गया कि वो अब घर से काफ़ी दूर जा चुके हैं, तब उसने फौरन फुर्ती दिखाते हुए सीढ़ियों का रुख किया और भागते हुए उस कमरे की तरफ पहुंचा जिसका जिक्र उसके भाई स्टीफन ने किया था। और आर्थर ने वहां पहुंचने के बाद उस कमरे को खोला। उस कमरे को खोलने के बाद उसे कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो चोर दरवाज़ा मिल गया जो एक दूसरे ही कमरे में खुलता था। उस दरवाजे को खोलने के लिए आर्थर को खासा जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि ये दरवाज़ा बहुत भारी है और बहुत मेहनत के बाद खुल पाता होगा। उसे खोलने के बाद आर्थर अंदर गया। अंदर सीलन की बदबू आ रही थी। इस कमरे में कोई ख़ास सामान नहीं था, एक भी खिड़की नहीं थी और सब तरफ जाले लगे हुए थे। इस कमरे में पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ था। आर्थर ने फौरन बाहर के कमरे से एक लैंटर्न ढूंढकर जलाई और फिर वापस उस कमरे में आया। उस कमरे में आने के बाद उसने ज़मीन की तरफ नज़र दौड़ाना शुरू किया। अब तक जूलियस भी उसके पास पहुंच चुका था और आखिरकार उन्हें वो छुपा हुआ तहखाना भी मिल गया जिसका जिक्र स्टीफन ने अपनी डायरी में किया था। जब वो उस तहखाने में पहुंचे, उन्हें आसपास बहुत अजीब सा माहौल नजर आया। जैसा कि स्टीफन ने कहा था, यहाँ बहुत से पुराने खाली डब्बे पड़े हुए थे जिनमें कुछ पुराना सामान रखा हुआ था और साथ ही फर्श पर कुछ हड्डियाँ बिखरी हुई थी। स्टीफन ने हर एक चीज़ का ब्यौरा बहुत बारीकी से दिया था। ये सब देखने के बाद आर्थर समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और उसने ठान लिया था कि वो बहुत सावधानी के साथ इस रात से पर्दा उठाएगा। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो संदूक भी मिल गया। उस संदूक को देखने के बाद उसने उसकी तरफ पड़े हुए ताले पर गौर किया। ये ताला काफ़ी पुराना नज़र आता था। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है जूलियस। हाँ, इसे तोड़ना मुश्किल लगता है, पर
मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। क्या करोगे तुम? हम इसे खोल कर ही कुछ कर पाएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई पतली पिन या ऐसी ही कोई चीज़ हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो तुम ताले तोड़ लेते हो? हाँ हाँ, मैंने एक दोस्त से सीखा था। हम जब पढ़ते थे, मेरा एक दोस्त था जो असल में एक तरह से हिप्पी था और वो वैसे ही लोगों के साथ रहता था। पर कभी कभार मैं उससे बात कर लिया करता था क्योंकि उसने बहुत सारी जगह घूम रखी थी, इसलिए उसकी बातों से मुझे नई नई जानकारियाँ मिलती थी और वो मुझसे झूठ नहीं बोलता था। मैंने उससे ही सीखा था ये सब कुछ। तो मैं इस वक्त क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं काश ये हमारे पास ऐसा कुछ होता। रुको, मैं बाहर से कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। आर्थर फौरन कमरे से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद उसे कुछ देर ढूंढने के बाद ऐसी चीज़ मिल गई जिससे वो ताला खोला जा सकता था। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो ताला खुल गया। ओह, तुमने ये घर दिखाया जूलियस, तुम तो जीनियस हो। कमाल है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जानते हो, मैंने इसके बारे में सुना था पर मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसे वाकई में ताले खुल सकते होंगे। पर तुम तो कमाल हो। हाँ, मुझे लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए। हाँ। इसके बाद उन्होंने उस ताले को हटा दिया और उसके बाद जब उन्होंने संदूक को खोला तो वो खाली था। उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसके अंदर वो खाल का टुकड़ा नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब वो खाल किसी के पास है, शायद कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर हमें वो मौका कब मिलेगा? वो खाल यहाँ कब होती होगी, ये कैसे पता चलेगा? जूलियस स्टीफन ने उसकी डायरी में लिखा था कि जब भी जंगल में जानवरों के हमले होते हैं उस वक्त हमारे डैड घर से बाहर होते हैं और उसी वक्त उसने छुपकर यहाँ तहखाने में किसी को आते हुए देखा था जिसके हाथ में वो खाल थी। वो उसे यहीं रखकर वापस ऊपर के कमरे में चला गया था। हो सकता है कि हमें भी उस मौके का इंतज़ार करना पड़े और उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ये बहुत ख़तरनाक होगा, जानता हूँ। स्टीफन ने कहा था जब भी वो उस खाल को यहाँ छोड़कर जाता है वो ऊपर के कमरे में रहता है और इसका मतलब हमें वो खाल उसकी मौजूदगी में ही चुरानी होगी। हमें जो कुछ भी करना होगा वो उसके होते हुए ही करना होगा। ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है, तुम्हें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है जूलियस। मुझसे अच्छा अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता। आर्थर, मैंने कल उस चीज़ का सामना किया है। तुम्हें क्या लगता है? मैं समझ सकता हूँ और इसलिए जानता हूँ कि हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत संभाल कर करना होगा। सबसे पहले हमें इंतज़ार करना होगा जब इस गांव में उस जानवर के हमले होते हैं। किस्मत से उन्हें ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा और आखिरकार अगले दिन ही उन्हें गांव के कुछ लोगों से गांव में किसी अजीब जानवर के हमले की खबरें सुनाई पड़ी। एक ऐसा जानवर जो दिखने में ना पूरी तरह जानवर जैसा था और ना पूरी तरह इंसान जैसा। जिसने भी उसे देखा वो हक्का बक्का रह गया। लोगों की कहानियों से उनको इतना समझ में आ गया था ये उनका ही शिकार है और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन कुछ ज़रूरी तैयारियां करनी शुरू कर दी। जूलियस, हमें अपने साथ कोई हथियार चाहिए होगा ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। ओह, उसकी चिंता मत करो। मेरे सेट पर ऐसे कई लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। कई लोग हैं, मैं उनमें से ही किसी से बात कर सकता हूँ और उसके बाद हो सकता है हमें किसी तरह की मदद मिल जाए। और उसके बाद तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। फिलहाल हमें बस एक हथियार चाहिए और एक रोशनी का स्रोत। मेरे ख्याल में एक पुराना लैंप अच्छा रहेगा। एक ऐसा लैंप जिसकी रोशनी को वक्त पड़ने पर तेज़ भी किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे धीमा भी किया जा सके ताकि हम
किसी की भी नज़रों से आसानी से छुप पाए, और एक मोटा कंबल या मोटा कपड़ा जिसके सहारे हम अपने लैम्प को छुपा सकें। हमें ये सब तैयारियां जल्दी ही करनी होगी। इस वक्त 6 बज रहे हैं। किसी भी हालत में हमें 8 बजे तक वहाँ उस तहखाने में मौजूद होना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी अपने ग्रुप के दोस्तों से बात करता हूँ और उनसे कोई मजबूत हथियार लेकर आता हूँ जो हमारी मदद कर सके। ठीक है, मैं बाकी तैयारियां करता हूँ। और इस तरह सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद वो दोनों ही कुछ देर बाद उसी तहखाने में एक साथ थे। अभी तक आर्थर के डैड बाहर से लौटे नहीं थे। आर्थर तहखाने में था। उसके हाथ में वो पुराना लैंप था जिसकी रोशनी घटाई या बढ़ाई जा सकती थी। उसके बाद उन्होंने एक जगह तय कर ली जहाँ वो छुपकर बैठने वाले थे, और उसके बाद वो दोनों वहाँ छुपकर बैठ गए। और उसके बाद एक लंबा इंतज़ार शुरू हुआ। घंटे पर घंटे बीतते गए पर उन्हें कोई भी हार नहीं आई। एक बार को वो दोनों उम्मीद खोने लगे थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। वो कोई भी चूक नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि हालात कितने नाजुक हैं और एक गलती से भी सारा खेल खराब हो सकता था। काफ़ी देर बीत जाने के बाद आखिरकार उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। ऊपर के कमरे का दरवाज़ा खोला था शायद किसी ने, और उसके बाद 2 कदम चलते हुए आगे की तरफ आए, और कुछ ही देर बाद एक अजीब सी घरघराहट की आवाज़ हुई जिससे उन दोनों को अंदाज़ा हो गया कि तहखाने का दरवाज़ा खोला गया है। और उसी समय उन्होंने पूरी फुर्ती के साथ लैंप की रोशनी बहुत कम कर दी और उस पर एक मोटा कपड़ा उड़ा दिया, जिससे अब वो पूरी तरह ढक गई थी और रोशनी का एक कतरा भी बाहर नहीं जा रहा था। पर फिर भी उन दोनों की सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। वो बहुत घबराए हुए थे। कोई आकृति नीचे की तरफ आई। जैसा कि स्टीफन ने कहा था, उसके हाथ में एक पुराना लैंटर्न था जो उसने अपने चेहरे के बहुत करीब पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर बेतरह दाढ़ी और मूछें उगी हुई थी और वो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। और उसके बाद उसने अपनी चाबी से उस संदूक का ताला खोला और वो पुरानी खाल उसी संदूक में फेंक दी, और वो धीरे धीरे कदमों से ऊपर चला गया। जैसे ही वो ऊपर गया, जूलियस और आर्थर दोनों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए फौरन उस संदूक को खोला और उस पुरानी खाल को बाहर निकाल लिया। ये देखने में कोई आम चमड़े का टुकड़ा था, पर बहुत पुराना था, और इस पर किसी अजीब ही भाषा में कुछ शब्द कुरेदे हुए थे, जिसका मतलब उन दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। अब इसे हम जलाएंगे कैसे? मेरे पास एक तरीका है। मेरे पास थोड़ा ही ईंधन है। हम इस पर पेट्रोल डालकर इसे आग लगा देंगे और ये जल जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसा ही करो। उन दोनों ने वो खाल अपने हाथ में ले रखी थी और उसके बाद आर्थर ने उस पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। पर कुछ ही देर बाद अचानक ही ऊपर का दरवाज़ा खुला और तहखाने में वो साया बहुत तेज़ी के साथ प्रविष्ट हुआ। तो तुम दोनों यहाँ हो। मुझे उम्मीद थी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी तुम दोनों ऐसा कुछ ज़रूर करोगे। इसके बाद वो साया कुछ कदम आगे बढ़ते हुए आर्थर के पास गया। आर्थर ने उससे लड़ने की कोशिश की, पर उसने पूरी ताकत से अपने एक ही वार में आर्थर को ज़मीन दिखा दी। आर्थर ज़मीन से उठ रहा था और उसी वक्त उसने वो पुरानी खाल ओढ़ ली, और जैसा कि स्टीफन ने कहा था, ये खाल मानो उसके शरीर का एक हिस्सा बन गई और गायब हो गई, और उसके बाद वो एक खूंखार जानवर में बदलने लग गया। ऐसा जानवर जो उन दोनों में से किसी ने कभी नहीं देखा था। और उसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो आर्थर की तरफ बढ़ा। उसने उसका गला दबाया और उसे आसमान में कुछ फुट तक ऊपर उठा दिया। आर्थर का दम घुट रहा था। इतने में पीछे से जूलियस ने उस पर हमला किया। इस हमले से उस शैतान का ध्यान बट गया और अब वो जूलियस की तरफ खूंखार नज़रों से देखने लगा। अब वो उस पर हमला करने वाला था। उसने जूलियस पर अपने पंजों से एक भरपूर वार किया और जूलियस के शरीर का अच्छा खासा मांस
नोच लिया। जूलियस दर्द से कराहता हुआ वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून की धारा बह निकली। उसकी सांसें फूल रही थी और अब वो इस लायक नहीं रह गया था कि वो दोबारा उठ सके। वो शैतान अभी भी जूलियस की तरफ ही देख रहा था, मानो वो उसे जान से मार देना चाहता हो, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग गया। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आर्थर ने फौरन वो पुराना लैंप जो वो यहाँ रोशनी के लिए लाया था उस शैतान के ऊपर दे मारा। लैंप का शीशा टूटने के साथ ही उसके अंदर का तेल उस शैतान के शरीर पर गिरा और साथ ही साथ उसमें जल रही आग से उस तेल ने आग पकड़ ली और जल्दी ही उस शैतान का शरीर जलने लगा, जिससे वो कराहने लगा। तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम हो कौन? कुछ देर तक आग में उसी तरह तड़पने के बाद उस शैतान ने आखिरकार वो खाल उतार फेंकी और वापस एक आम इंसान के रूप में आ गया। पर अब वो थका हुआ था और जलने की वजह से बहुत दर्द में था। आर्थर ने फौरन उस पर हमला किया, उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके चेहरे पर एक साथ कई बार मुक्कों से वार किया, जिसके बाद वो तकरीबन बेहोशी की हालत में पहुंच गया। उधर वो खाल जलने के साथ ही उस कमरे में एक अजीब सी उथल पुथल मचने लगी, मानो हजारों आत्माओं ने वहां हमला कर दिया हो। पर ये सभी आत्माएं एक एक करके उसी आग में जलती जा रही थी जिस आग में वो खाल जल रही थी, और आखिरकार धीरे धीरे करके ये सब कुछ खत्म हो गया। वो अजनबी चेहरा अभी भी आर्थर के सामने था। आर्थर ने फौरन ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके हाथ पैर मजबूती से बांध दिए और उसके बाद वो ऊपर के कमरे से कुछ लैंप्स ले आया और उसके बाद इस कमरे में भरपूर उजाला हो गया था और अब वो उस इंसान को साफ देख सकता था। वो अभी भी उन्नीदी हालत में था और उसी हालत में वो हंस रहा था, मानो उसकी हार ना हुई हो, बल्कि वो अभी भी जीत रहा हो। तुम्हें लग रहा है तुमने मुझे हरा दिया। तुमने कुछ खास नहीं किया था। तुम अपने भाई से थोड़ी ज़्यादा चालाक हो। वो बेचारा भी बहुत कोशिश कर रहा था, पर आखिरकार वो आधे रास्ते में ही मारा गया। मैंने ही मारा था उसे। इतना तो तुम समझ ही गए होगे, है ना आर्थर? तुम हो कौन? तुम अभी भी नहीं पहचान पाए मुझे। मुझे लगा कि स्टीफन की रिसर्च ने तुम्हें काफ़ी कुछ बता दिया होगा। हाँ, चलो अब मैं ही तुम्हें बताता हूँ। ये आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। उस वक्त तुम्हारे पिता और मैं अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुम्हारे पिता बहुत सीधे थे। वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे राज भी दूसरों को बता दिया करते थे जो असल में आपको किसी से बताने नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि वो कितने अमीर थे और कितने ज़्यादा संपन्न परिवार के थे। जानते हो, मैंने गरीबी के दिन बिताए हैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने कभी भी अमीरी नहीं देखी, उनकी ज़िंदगी नहीं देखी थी। और जब मैंने तुम्हारे पिता के बारे में सुना तब जानते हो मुझे उनसे जलन होने लगी थी। पर फिर जब हम वहाँ उस जंगली इलाके से गुजरे, तुम्हारे पिता से ज़्यादा बेहतर मैं वाकिफ़ था उस इलाके से। हमें वहाँ एक खाल मिली। तुम्हारे डैड नहीं जानते थे वो क्या है, पर मैं जानता था। और फिर मैंने उस खाल का इस्तेमाल किया। मैंने उसे पहना, तुम्हारे उस बेचारे मासूम से डैड को मारा और उसके शरीर के टुकड़े पूरे जंगल में बिखेर दिए। किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे पिता की तरह जीता रहा। इस जादुई खाल की बदौलत मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे पिता के चेहरे में जीता रहा, उनके शरीर में, उनकी तरह ऐशो आराम से। और तुम सोचते थे कि तुम्हारे डैड तुम्हें प्यार क्यों नहीं करते। अगर तुम हमारे डैड नहीं थे तो तुमने हमें मोम के साथ जाने क्यों नहीं दिया? हाँ, वो बस एक हादसा था, एक बेवकूफ़ी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जानते हो, अगर तुम्हारी मॉम
तुम दोनों को लेकर चली जाती तो मुझे तुम्हारा खर्चा उठाना पड़ता, अपनी जागीर का हिस्सा देना पड़ता, और ऐसा कौन करना चाहता था। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी वो बेवकूफ़ माँ तुम्हें दोबारा ले जाने की कोशिश नहीं करेगी। पर फिर भी मैंने तुम दोनों से छुटकारा पा लिया था, और जितनी भी ज़िंदगी मैंने जी, मैंने बहुत खुशी के साथ जी, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। खैर, तुम्हें तुम्हारे भाई के मरने का बहुत अफसोस होगा। मुझे भी काफ़ी अफसोस था। उसने काफ़ी बुरे दिन देखे थे मेरे अच्छे दिनों की खातिर। वो बोल ही रहा था, तभी उसी वक्त आर्थर ने फ़ौरन अपनी जेब से एक गन निकाली जो वो अपनी सेफ्टी के लिए लेकर आया था, और उसने उस गन से सीधे 3-4 गोलियां उस शैतान के माथे में उतार दी। वो जेरी ही था जिसने इतने सालों तक उनके पिता का वेश बनाकर उन्हें अंधेरे में रखा। ये सब कुछ खत्म होने के बाद एक बार फिर से आर्थर वापस अपने शहर लौट आया था। उसकी इच्छा नहीं होती थी वापस उस घर जाने की जहाँ उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अब वो एक नई शुरुआत करने जा रहा था। जूलियस भी अब ठीक था, और वो दोनों ही एक नए सवेरे की शुरुआत करने जा रहे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उसकी वजह से मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी बदली हुई लग रही होगी, और इसीलिए मैं वीडियोस रेगुलर नहीं ला पा रही थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अब जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, मैं आप सबके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँगी। आप सभी प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।